हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 7, जिसके अंदर भाई हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बचे हुए मेथड्स की जिनसे हम लास्ट क्लास में अल्कोहल फॉर्म कर रहे थे। तो भाई लास्ट क्लास में हमने 6 मेथड पढ़ लिए थे अल्कोहल फॉर्मेशन के, जो कि कुछ ऐसे थे। मतलब फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा था भाई वो एल्किल हैलाइड से हमने पढ़ा, फिर हमने एल्कीन से इनकी रिएक्शन देखी, नेक्स्ट हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा, उसके बाद हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन देखी, फिर हमने हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से देखा कि हमारे अल्कोहल कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा था भाई वो हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे कुछ बचे हुए मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड के साथ, एस्टर मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन से हम अल्कोहल को फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो भाई हाइड्रेशन ऑफ एस्टर का मतलब क्या होता है? देखो, हाइड्रेशन वर्ड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में होगा क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एस्टर मॉलिक्यूल से जाकर अटैक करता है। मतलब सिंपल हमारा एस्टर से जुड़ जाएगा हमारा H+ और OH- और हमें मिल जाएगा भाई एक हमारा अल्कोहल कंपाउंड, और उसके साथ में जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल भी। देखो ये रिएक्शन होती कैसी है। सिंपल इस ऑक्सीजन के पास जो है क्या है, वो लोन पेयर प्रेजेंट है, और हमारे इस हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये जाकर हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और जैसे ये इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा सिंपल होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, CH3 डबल बॉन्ड, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है एज इट इज रहेगा, और इस ऑक्सीजन से आके जो CH3 जुड़ रहा था वहीं पे आगे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा ये मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, तो ये निकल जाएगा भाई यहाँ से अपने मॉलिक्यूल को लेकर। अब इसके पास जो भी है CH3 और हाइड्रोजन, इन दोनों को लेकर ये निकल जाएगा। अब होगा क्या बची हुई रिएक्शन में, CH3C डबल बॉन्ड O। अब जैसे ही ये कंपाउंड निकला, मतलब क्या निकल गया भाई, CH3OH तो हमें मिल गया, हमें अल्कोहल। अब ये हमारे पास बच गया सिंपल कार्बोकेटायन। अब इससे आकर हमारा जो OH न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्शन करेगा और मिल जाएगा हमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझ में आया इस रिएक्शन में हमें अल्कोहल कैसे मिला और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिला। एस्टर के हाइड्रेशन से भाई हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल जो है दोनों मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रेशन ऑफ ईथर की। ईथर का हाइड्रेशन कैसे होता है, जैसे हमने हाइड्रेशन ऑफ एस्टर पढ़ा वैसे ही सिंपल इसका होगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके पास जो है लोन पेयर प्रेजेंट है। वापस हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से जाके रिएक्शन करेगा। जैसे ही इस ऑक्सीजन के साथ जाकर ये जुड़ेगा वैसे ही होगा क्या, इस ऑक्सीजन के पास फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, वापस से क्या करेगा, ये अपने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, CH3 कार्बोकेटायन, और ये क्या बचा भाई, CH3OH। क्या ये बात समझ में आई? अब जिससे ये बचा है CH3+, अब इस प्लस से आगे क्या जुड़ जाएगा भाई, OH-। तो मेरे पास जो दूसरी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, CH3OH। इसका मतलब हमें हाइड्रेशन ऑफ ईथर्स में 2 तरीके के अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है मिलते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? हमने हाइड्रेशन ऑफ ईस्टर और हाइड्रेशन ऑफ ईथर कैसे किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड की, हमारे ईथर और हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इस रिएक्शन को कैसे करते हैं। मतलब हमारे हैलोजन एसिड्स के साथ हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखो, जब भी बात ईथर की आती है ना, तो हमारे पास 2 तरीके के मॉलिक्यूल मिलना शुरू हो जाते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, एक से पॉजिटिव पार्ट और दूसरे से नेगेटिव पार्ट हम सिंपली जोड़ देते हैं, मैकेनिज्म की भी नीड नहीं होती। जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड है ना, तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करती हूँ, तो मेरे पास एक CH3 पॉजिटिव मुझे मिलेगा और जो दूसरा मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा CH3O नेगेटिव। अब मुझे ये बात पता है भाई H के पास प्लस है और आयोडीन के पास नेगेटिव,
तो प्लस वाला नेगेटिव से जुड़ जाएगा और नेगेटिव वाला जो मेरा आयोडीन है वो प्लस वाले CH3 से जुड़ जाएगा। और मुझे एक तो देखो क्या मिलेगा, CH3OH, दूसरा मुझे मिलेगा CH3I। मतलब एक मुझे क्या मिलेगा, अल्कोहल CH3OH जो है मेरा मेथनॉल, और जो मुझे मिलेगा CH3I मतलब एक एल्किल हैलाइड। इतनी बात तो हो गई सिमेट्रिकल ईथर में, क्योंकि मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि किसके साथ में कौन सा हाइड्रोजन जोड़ूं या किसके साथ में आयोडीन को जोड़ूं। लेकिन जब मेरे अनसिमेट्रिकल ईथर आएंगे, मतलब ऐसा मेरे पास कोई मॉलिक्यूल आएगा जिसमें एक साइड C2H5 हो और एक साइड मेरे पास CH3 हो, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल है और एक छोटा मॉलिक्यूल। अब इनके साथ जब हम हैलोजन एसिड्स को मतलब HI की जब रिएक्शन करवाएंगे तब होगा क्या। देखो इसका मैकेनिज्म सिंपल है, तुम्हें आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक से बता देती हूँ। इतना मैकेनिज्म हमें हर एक रिएक्शन का पढ़ना जरूरी नहीं है ना। देखो हम क्या करेंगे, हम हमारे आयोडीन को उसके साथ जोड़ेंगे जिसका साइज छोटा है, क्योंकि आयोडीन का खुद का साइज बड़ा होता है तो वो ज़्यादा आइटम्स को उसके पास रखने के लिए स्पेस नहीं है, तो आयोडीन अपने साथ उस मॉलिक्यूल को जोड़ेगा जो छोटा है। जैसे C2H5 और CH3 में कौन सा मॉलिक्यूल छोटा है, भाई मुझे पता है CH3 जो है छोटा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा सिंपल, और CH3 को बना देगा पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा जो मेरे पास बच जाएगा वो C2H5 और O नेगेटिव। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। मुझे पता है भाई पॉजिटिव के साथ तो मेरा आयोडीन आएगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज एटम है, इसलिए जो अब रिएक्शन मेरे पास बनेगी वो क्या बनेगी भाई, CH3I। और यहाँ पे C2H5 के साथ क्या बनेगा भाई, C2H5OH। तो यहाँ भाई मुझे दिख रहा है कि मेरे पास दो कंपाउंड फॉर्म हुए, एक मेरे पास एल्किल हैलाइड और दूसरा मेरे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई अनसिमेट्रिकल ईथर्स में मुझे क्या करना है, जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है उसके साथ मुझे हाइड्रोजन को ऐड करना है, और जो छोटा वाला मॉलिक्यूल है उसके साथ मुझे अपने हैलोजन को ऐड करना है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास हैलोजन है वो भाई आयोडीन है, और आयोडीन का खुद का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो अपने साथ छोटे वाले एटम को अटैच करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है। इंडस्ट्रियल मेथड्स वो सारे मेथड्स हैं जो सबसे सस्ते और टिकाऊ मेथड्स होते हैं। सबसे सस्ते इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में हम कभी महंगी चीज़ अगर यूज़ करने लगे तो हम अपना मार्जिन क्या कमाएंगे, इसलिए इंडस्ट्रियल मेथड सबसे सस्ते मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम यहाँ फॉर्म करने वाले हैं वो फॉर्म करने वाले हैं हम हमारा मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है, CH3OH। हमारे मेथेनॉल का फॉर्मूला भाई हम कई बार पढ़ चुके हैं, जो है CH3OH। इसका एक कॉमन नेम जो हमने पढ़ा वो है भाई वुड स्प्रिट। मैंने इसको याद करने के लिए बोला, वुड स्प्रिट अच्छे से याद रखना किसका कॉमन नेम होता है। तो अब बात करते हैं हम ये मेथड कैसे फॉर्म करते हैं हम इससे हमारा मेथेनॉल। देखो सबसे पहले हम लेते हैं रेड हॉट कार्बन। रेड हॉट कार्बन क्या होता है, देखो जैसे हम कभी कोयले को जलाते हैं ना, तो कोयला कैसा हो जाता है, रेड रेड हमें दिखने लग जाता है जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो वो जो रेड दिखता है ना हमें कोयले के अंदर, उसको बोलते हैं भाई हम रेड हॉट कार्बन, वो कार्बन का ही होता है। उसके बाद हम उसमें पास करते हैं स्टीम। स्टीम किसकी होती है भाई, वाटर मॉलिक्यूल होता है स्टीम के अंदर। जैसे हम उसमें रेड हॉट कार्बन पे स्टीम पास करते हैं, वैसे ही हमें मिलती है हमारी वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2 का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम साथ में बोलते हैं वाटर गैस। अब वाटर गैस की रिएक्शन जब हम अपने रिएजेंट से करवाते हैं, कौन सा रिएजेंट, जिंक ऑक्साइड के साथ Cr2O3, ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके साथ जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं विग्रस कंडीशन में, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। टेम्परेचर हमें कितना लेना है भाई, 573 केल्विन से 673 केल्विन तक, और हमें प्रेशर कितना लेना है 200 atm से 300 atm तक। फिर हमें मिल जाता है हमारा मेथेनॉल CH3OH। ये तो हुआ मेथेनॉल की फॉर्मेशन का एक मेथड। दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड जो इसका है वो है भाई मीथेन के साथ इसका ऑक्सीडेशन। मतलब मीथेन गैस क्या होती है, CH4, इसके साथ जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, विग्रस कंडीशन लेनी है, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमें लेना है, तब हमें फॉर्म होता है हमारा मीथेनॉल। ठीक है, दोनों इंडस्ट्रियल मेथड समझ में आ गए। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी से सिंपल सा क्वेश्चन उठा के पूछ रखा है, हाउ डू वी फॉर्म मिथेनॉल फ्रॉम वाटर गैस। तो उसके लिए आपको वाटर गैस पता होनी चाहिए और मिथेनॉल पता होना चाहिए।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे एथेनॉल के फॉर्मेशन की। देखो एथेनॉल को हम कैसे फॉर्म करते हैं, हम लेते हैं C12H22O11, मतलब एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल हम यहाँ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इन्वर्टेज एंजाइम के साथ उसको क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं और सुक्रोज ब्रेक डाउन हो जाता है दो मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होता है C6H12O6। अब इसकी रिएक्शन हम जाइमेज एंजाइम के साथ करवाते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा एथेनॉल C2H5OH, और इसके साथ CO2 गैस भी जो है रिलीज होती है। ये हमें रिएक्शन, देखो हम इसको क्या करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं ना, इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब कहाँ बना रहे हैं हम इनको, लैब में बना रहे हैं। तो हमें जब CO2 गैस जब भी निकलती है तो भाई CO2 के साथ हमेशा बबल्स निकलते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी इसमें से कौन सी गैस है जो रिलीज हो रही है। ठीक है, दोनों मेथड समझ में, मेथेनॉल फॉर्मेशन को और इथेनॉल फॉर्मेशन का। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो हमने अब क्या, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिए, अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे हमने हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इनकी पहली प्रॉपर्टी है वो है इनका स्टेट। हम किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, अल्कोहल की। और अल्कोहल सब अच्छे से जानते हैं क्या होती है। किसी ने अल्कोहल सॉलिड स्टेट में देखी है क्या, कभी नहीं होती ना, बॉटल में आती है, बॉटल में हमेशा लिक्विड चीज़ आती है। तो बॉटल में जब हम, मतलब लिक्विड चीज़ में हम हमारी अल्कोहल को देखते हैं, इसका मतलब उसका स्टेट कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो अल्कोहल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, अल्कोहल की जो स्टेट है वो हमेशा याद रहेगी हर किसी को बिना पढ़ाए भी, कि दे ऑल आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी वो हम पढ़ने वाले हैं, वो भाई हम पढ़ने वाले हैं इनकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना जो है घुलनशील है, पानी में घुलने के लायक है, मतलब जितना ज़्यादा घुलेगा उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। देखो जो अल्कोहल्स होते हैं ना, इनमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, और वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है भाई इंटर या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। मतलब ये क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या खुद में इनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है जो ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब हमें वाटर के साथ बनानी है, मतलब अल्कोहल हमारा एक कंपाउंड है और जो वाटर है वो हमारा दूसरा कंपाउंड है। जब हम दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तब हम इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों, जैसे देखो हम बात करते हैं जब दो कंट्रीज की तो हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं इंटरनेशनल, तो इसलिए यहाँ पे जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के हमने वर्ड यूज किया है वो क्या है, इंटर। अगर ये काम हम एक ही मॉलिक्यूल में कर रहे होते तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते भाई इंट्रा। तो इनमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो कैसे होती है, देखो सबसे पहले मेरे पास है ये कोई OH, मतलब कोई अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है भाई, ये मुझे दिख रहा है इथेनॉल, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। अब इसके साथ मैं क्या करूँगी, मेरा एक वाटर का मॉलिक्यूल लेके आती हूँ, देखो OH और H, बिल्कुल सही है। अब ये जो इसका देखो एक बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे तो प्रेजेंट, क्योंकि मैं वाटर में इसको डिसॉल्व कर रही हूँ, और बहुत सारे एथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं। तो होगा क्या, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके इसके साथ बॉन्डिंग करना शुरू करती है। तो ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं और इनको जो है ब्रेक डाउन करना, मतलब इनको वापस से वाटर से निकालना इम्पॉसिबल होता है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास बॉन्डिंग फॉर्म होती है, जो 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करें या छोटे अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, तो देखो छोटा अल्कोहल मॉलिक्यूल है ये, तो इसके पास ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग में आ पाएंगे, मतलब ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे। तो जो जितने छोटे अल्कोहल होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी वाटर में। इसलिए हम क्या समझ सकते हैं कि भाई जो हमारे पास सिंगल एक, जैसे मैथेनॉल की सबसे ज़्यादा होगी, फिर एथेनॉल की उससे थोड़ी कम, फिर अगर प्रोपेनॉल आएगा तो उसकी थोड़ी और कम, फिर ब्यूटेनॉल आएगा तो और भी कम। क्योंकि ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर में क्या होगा, ज़्यादा हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होंगे, कार्बन, और हमें छोटा स्ट्रक्चर अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा हो पाएगी। इसलिए क्या होगा, हायर अल्कोहल्स जो होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी कंपैरेटिव टू स्मॉलर या लोअर अल्कोहल्स।
क्या इतनी बात क्लियर है कि लोअर अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा क्यों होगी कंपैरेटिव टू हायर अल्कोहल्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इनकी पढ़ेंगे भाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां हमारा लिक्विड बॉयल होना शुरू कर दे, मतलब लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाना शुरू कर दे। और मेल्टिंग पॉइंट होता है जहां हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में जाना स्टार्ट कर दे। तो ये डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में और लिक्विड पॉइंट में। तो अब बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की, अल्कोहल्स के और ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट की। देखो बॉईल करना है हमें किसी मॉलिक्यूल्स को, तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे मेरे पास ये कोई OH, मेरे पास ये कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास कोई ईथर का मॉलिक्यूल है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही मैं इसको बॉईल करना शुरू करूंगी ना, वैसे ही क्या होगा, देखो CH3 CH3 और ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ क्या है, ईथर के मॉलिक्यूल में क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है? जब इसमें कोई सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? पर मैंने देखा भाई मेरे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, मतलब मुझे बॉईल करना है, इसका मतलब पहले वो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व है ऑलरेडी, तो उसके बॉन्ड्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरेटिव टू ईथर मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स के। तो वैसे ही सिंपल सी बात है भाई, ईथर मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग है वो कंपैरेटिव टू अल्कोहल की बॉन्डिंग से वीक होती है, क्योंकि अल्कोहल में हमें मिलती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव टू ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों होता है। अब बात करते हैं हम अल्कोहल के खुद के कंपाउंड्स की, मतलब एक होते हैं हमारे पास लोअर अल्कोहल्स और एक होते हैं हमारे पास हायर अल्कोहल्स। देखो जितना ज़्यादा बड़ा अल्कोहल होगा ना, हमें उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसे बॉईल करने में। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा जगह घेरेगा, तो उसको बॉईल करना ज़्यादा मुश्किल होगा कंपैरेटिव टू छोटे अल्कोहल के। अगर मेरे पास छोटा अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा तो फटाफट से बॉईल हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइज़ छोटी होगी ना। बॉइलिंग पॉइंट में साइज़ का फैक्टर भी मैटर करता है, ये हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो साइज वाला फैक्टर है वो बॉइलिंग पॉइंट में मैटर करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिव टू ईथर के ज़्यादा होता है, और हमारे हायर अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू हमारे लोअर अल्कोहल्स के। तो ये बात खत्म होती है भाई बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम बात करते हैं हमारे मेथनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। जो हमारा मेथनॉल का कंपाउंड होता है, मतलब वो डिस्परेट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की। देखो मैक्सिमम जो अल्कोहल होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, मतलब मेथनॉल का भी जो कलर है वो कलरलेस है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब इसका कलर कैसा होता है, वाटर की जैसे ट्रांसपेरेंट। लेकिन हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं, हम चेक करते हैं भाई इनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो अल्कोहल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंपैरेटिव टू वाटर मॉलिक्यूल तो अलग होंगी ही ना। तो इसलिए क्या होता है, हमने चेक किया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और हमें क्या पता चला कि भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन होता है। क्यों होता है इतना ज़्यादा? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात मुझे हमेशा याद रखनी है। अब देखो मेथनॉल का नेचर कैसा होता है, पॉइजनस इन नेचर, मतलब बहुत जहरीला होता है। कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं शराब पीने से हुई इसकी मौत। क्यों हुई? इतने सारे लोगों ने पी जहरीली शराब। क्या होता है, कई बार जो हम अल्कोहल जो पीते हैं वो उसमें होता है एथेनॉल। अब कई बार वो एथेनॉल क्या बन जाती है, मेथनॉल, ब्रेक डाउन होके क्या बन जाती है, मेथनॉल। और मेथनॉल जो है वो कैसी होती है नेचर में, पॉइजनस। मतलब अगर हम मेथनॉल को कंज्यूम करेंगे तो पक्की बात है कि मौत तो होगी ही होगी। लार्ज क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। क्या ये बात क्लियर है? यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स एंड वार्निशेस। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम पेंट्स और वार्निश करवाते हैं उस पर फिनिशिंग के लिए जो बाद में हम यूज़ करते हैं केमिकल, वो होता है भाई हमारा मेथनॉल। जैसे आपने देखा होगा ना, जब भी आपके घर पे फर्नीचर होता है तो कुछ लगा रहे होते हैं वो एक शाइनिंग सरफेस पे, वो होती है हमारी मेथनॉल। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अल्कोहल मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास आर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, और दूसरा होता है हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है।
अब होगा क्या, जैसे ही ये दोनों बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू हो जाती है। मतलब एक बार अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल अपना रिएक्शन शुरू करता है और एक बार एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका नेचर कभी इलेक्ट्रोफाइल और कभी न्यूक्लियोफाइल कब होता है, चलो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड ले लूँ ROH, ठीक है, अच्छा ऐसा ले लेती हूँ RO और ये H, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा या यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करवाते हैं जो खुद क्या हो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तब देखते हैं इसमें होगा क्या। देखो क्या होता है, जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वैसे इस ऑक्सीजन के पास जो है क्या दिखते हैं भाई, लोन पेयर। अब लोन पेयर दिखने से ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपना रिएक्शन यहाँ करना शुरू करता है। मतलब इस कार्बन का जो मॉलिक्यूल है इसको दिखा भाई ऑक्सीजन तो एक्सिस इलेक्ट्रॉन के साथ है, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो चला गया भाई ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। तब होगा क्या, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपना बॉन्ड बनाया वैसे इस कार्बन के बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास आता है भाई पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया वैसे ही क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो भाई मेरे पास जो नेक्स्ट स्पीशीज बचेगी वो क्या बनेगी, ROC और ऐसे कुछ। अब मैं ये देख सकती हूँ कि भाई यहाँ मुझे मिला H+, मतलब इस कंडीशन में जो मेरा अल्कोहल है उसने कैसे बिहेव किया, उसने एज अ एसिड बिहेव किया, मतलब उसने हाइड्रोजन आयन दिया। हाइड्रोजन आयन देने की प्रॉपर्टीज किसके पास होती है, एसिड्स के पास। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे अल्कोहल्स हैं वो शायद थोड़ा एसिडिक बिहेवियर जो है दिखाते हैं। अब देखो मेरे पास ROH का मॉलिक्यूल था, ROH था ना, अब मेरे पास कौन सा हाइड्रोजन, कौन सा मॉलिक्यूल निकला, H+। अब H+ निकल गया, इसका मतलब बचा हुआ जो क्या है वो है RO-। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स जब मेरे पास आएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है कमी होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड्स आएंगे, तब मेरा अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन आयन निकल गया और जो मेरे पास बचा RO- वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है रिएक्ट करेगा। अब देखो मैं ये बात बोल सकती हूँ कभी तो ये बिहेव करेगा जब ये ROH बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये बिहेव करेगा RO-, मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ROH की, कि कब ये जो बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास कैसे बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो ROH, वापस से मैंने ये वाला बॉन्ड ले लिया, ठीक है। अब मान लो इसकी रिएक्शन मैं किसी ऐसे एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड में करवा दूं, तब क्या करेगा, वापस से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस लोन पेयर के पास जाएगा जो इलेक्ट्रॉन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तब होगा क्या, देखो RO और H, जैसे ही इसके पास भी क्या आया, हाइड्रोजन एटम आया, वापस से इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आ गया। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव आते ही क्या है, ऑक्सीजन तो टॉलरेट नहीं करता, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल पूरा यहाँ से निकल जाता है और जो मेरे पास बचता है वो देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब मेरे पास क्या बचा, R+, बिल्कुल ये बचा। मतलब अब मेरा अल्कोहल कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मेरे पास अब क्या निकल गया, OH- वाला जो आयन है वो मेरे पास निकल गया। और मेरे कार्बोकेटायन ने कैसे बिहेव किया, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे बात समझ में आ गई कि भाई कभी मेरा ये जो मॉलिक्यूल है ROH का कभी एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तब ये बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये दोनों बात क्लियर है? कब हमारा ROH बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा तो कब वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल और कब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है हमारे अल्कोहल कंपाउंड्स में। और इसके साथ साथ जब इसने अपना H आयन दिया तब मुझे एक बात पता चली कि जो मेरा अल्कोहल है
वो स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर का जो है हो सकता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल तो हम कंज्यूम करते हैं ना, तो कंज्यूम करते हैं इसका मतलब वो हम पीते हैं, एसिड तो पी नहीं सकते, इसलिए इसका जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो यहाँ सम अप करते हैं हम आज की क्लास को। अब नेक्स्ट क्लास भाई हम पढ़ेंगे हमारे एक्टिव मेटल की रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते रहिए। थैंक यू।